हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी की एक कहानी। उसने कहा था। ये उसने कहा था क्या है? ये कहानी है, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है। उसने कहा था किसने लिखी थी? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। तो आइए हम पढ़ते हैं। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहानी के शुरुआत में किसका जिक्र आया है। तो कहानी की शुरुआत में इक्के गाड़ी वालों का जिक्र आया है। प्रश्न नंबर 2 बन जाता है कि ये बात कहाँ की है, मतलब कहाँ का दृश्य दिखा गया है शुरू में। तो अमृतसर के बम्बू काट का दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और पतकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि बादशाह, हटो बादशाह। तो बादशाह का क्या अर्थ है? बादशाह। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जा चौथा क्वेश्चन कि मीठी छुरी की तरह महीन मार किसकी बोली करती है? तो तांगे वाले की। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, चेतावनी का मतलब चेतावनी, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जेणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबे वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि हट जा जेणे जोगे कि तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वालिए तू भाग्य वाली है, हट जा पुता प्यारिए पुत्रों को प्यारी है, बच जा लंबी वाली लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पैया के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। क्वेश्चन बनेगा कि लड़का या लड़की सबसे पहले सर्वप्रथम जब लड़का और लड़की मिले थे तो कहाँ मिले थे? चौक की दुकान पर। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो देखिए क्वेश्चन 3 बन जाते हैं इन 3 लाइन से। पहला क्वेश्चन कि लड़का मामा के केस धोने के लिए, लड़का क्या लेने आया था? दही लेने आया था।
लड़की क्या लेने आई थी? तो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। और दुकान वाला क्या गिन रहा था? तो दुकान वाला पापड़ गिन रहा था। पापड़ों की गड्डी, पापड़ होते हैं ना जो खाते हैं हम। अब देखिए लड़का पूछता है, देखिए ज़्यादातर यूट्यूब में यही होता है कि कहानी पढ़ देते हैं और पता ही नहीं चलता है कौन किससे क्या कह रहा है, और जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो वो हमारा गलत हो जाता है। जैसे कि तेरे घर कहाँ है? बताइए, इसमें न लड़का दिया न लड़की। तो तेरे घर कहाँ है ये लड़का पूछता है, तो लड़की कहती है मगरे में। और लड़की फिर पूछती है लड़की से कि तेरा घर कहाँ है? तो लड़का कहता है मांझे में। तो लड़की का घर मगरे में है और लड़का का घर मांझे में है। यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि लड़की कहाँ की है? तो लड़की मगरे की है। लड़की कहाँ की है? लड़की मगरे की है। और लड़का कहाँ का है? तो लड़का माछे का है। लड़की कहाँ रहती है? तो लड़की अतर सिंह की बैठक में रहती है। और लड़का कहाँ रहता है? लड़का गुरु बाजार में रहता है। दोनों ही मामा के यहाँ आए हुए हैं और दोनों ही कहाँ के हैं? बम्बू काट। इनमें दुकानदार निपटा, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़की ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़की ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो प्रश्न बन जाता है कि उसकी लड़की की सगाई हो गई है। लड़की ने लड़के को ये बताने के लिए किस वस्तु का प्रतीक के रूप में बताया? तो किस वस्तु को प्रतीक के रूप में बताया? प्रतीक के रूप में बताया तो रेशम से कटा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी से धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर जाकर पहुंचा। तो प्रश्न पूछता है कि लड़के ने रास्ते में क्या क्या किया? तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से लड़के ने रास्ते में क्या नहीं किया, क्या क्या किया? तो लड़के ने एक लड़के को मोरी से धकेल दिया, छाबड़े वाले की छात ढोल दी, कुत्ते पर पत्थर मार दिया, दूध उड़ेल दिया गोभी वाले के ऊपर, गोभी वाले, और किसी वैष्णवी से टकराया। तो ये रास्ते में किया। अगला देखिए, राम राम ये भी कोई लड़ाई है दिन। अब देखिए भाग 2 शुरू हो जाता है। ये था भाग 1, अब भाग 2 शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर भाग 5 है। कुल मिलाकर कितने भाग है? कुल मिलाकर भाग 5 है, जिसमें 3 में तो लड़ाई का दृश्य दिखाया गया है और 2 में इनकी बातें दिखाई दी गई हैं। 5वें भाग में देखेंगे तो 5वें भाग में लड़ाई नहीं है, बल्कि 5वें भाग में वो सब बातें याद आती हैं जो बचपन में बिताई थी उस लड़की के साथ। तो देखिए भाग 2 देखिए। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खदगों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। ये किसका कथन है? लहना सिंह का कथन है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है,
दिन रात खदगों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से। तो फर्स्ट ये तो क्वेश्चन बन जाता है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई, यह कथन किसका है? लहना सिंह का। अब और देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लहना सिंह ने कहाँ से 10 गुना जाड़ा बताया? लहना सिंह ने कहाँ से 10 गुना जाड़ा बताया? तो लुधियाना से भी 10 गुना जाड़ा बताया, लुधियाना। पिंडलियों तक कीचड़ में दसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा और कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खंदक का क्या अर्थ है? तो खंदक का अर्थ खाई है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। तो देखिए ऊपर सारे जितने भी ये कथन है, ये इतना लंबा जो कथन है ये लहना सिंह का है। लहना सिंह ही लगातार ये कथन कहा जा रहा है। प्रश्न बनेगा, जो कहीं खंदक से बाहर कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं, ये कथन किसका है? लहना सिंह का। अब देखिए लहना सिंह का कथन पूरा होता है। लहना सिंह और 3 दिन है, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है, फल और फूल की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, फिर फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब न हो। तो कितने जर्मनों को मारने के लिए बोला था? 7 जर्मनों को। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब देखिए हजारा सिंह का कथन है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा? ये पूछा जा सकता है आपसे कि लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। ये कथन किसका है? हजारा सिंह का। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, तो ये कथन किसका है? तो ये लहना सिंह का कथन है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, ये कथन किसका है? लहना सिंह का है। आगे देखिए, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। कोले यानी कोयले को ही कोयले कह रहे हैं, तो उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। किसे कहा गया? तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, तो वजीरा को कहा गया। कितने लोगों को खाई से पानी निकालने के लिए कहा गया? तो 4 जनों को, 4 लोगों को।
लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो देखिए लहना सिंह तो जमींदार हैं और लहना सिंह अगर जमींदार है तो सूबेदार कौन है बताइए। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। आपसे पूछा जा सकता है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो, ये किससे कहा गया। लहना सिंह को कहा गया। किससे कहा गया। लहना सिंह को कहा गया। क्योंकि हम आगे देख सकते हैं क्योंकि यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। तो सारी खंदक में चक्कर कौन लगाने लगा। सूबेदार लगाने लगा था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये किसने कहा था। वजीरा सिंह ने कहा था। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये कथन किसने कहा। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो ये लहना सिंह का कथन है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहीं मांग लूँगा और फूलों के बुंटे लगाऊंगा। ये किसने कहा था। ये वजीरा सिंह ने कहा था। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे या दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। होरा कौन है। होरा लहना सिंह की प्रेमिका है। होरा सर आगे देखिए, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझते है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरी मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है। तो ये कथन है, ये कथन किसका है। ये कथन लहना सिंह का है। आप देख सकते हैं क्योंकि अब अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बोधा सिंह कैसा है इसका मतलब पिता तो पूछेगा नहीं, सिंपल सी बात है, वजीरा पूछेगा। तो देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये कथन लहना सिंह का है। और वजीरा सिंह पूछता है अच्छा अब बोधा कैसा है। तो लहना सिंह कहता है अच्छा है। अब वजीरा सिंह कहता है जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उससे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। ये कथन किसका है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। ये वजीरा सिंह का कथन है। किसे मुरब्बा नहीं मिला करते, क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता। तो निमोनिया। अब लहना सिंह कहता है, लहना सिंह कहता है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। एक कथन किसका है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। ये कथन लहना सिंह का है। तो फिर वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। ये कथन किसका है
क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी के तुरक, ये वजीरा सिंह का कथन है। हाँ भाइयों, कुछ गाओ, फिर सॉन्ग गाया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको गाने की। गला सेट करता हूँ। दिल्ली शहर ते पिसोर न जदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना ना दे नाड़े दा सौदा अड़िए, लाना चटाका कदुए नू, कदू बनिया वे मजेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कदुए नू। तो दिल्ली शहर ते पिसोर नू जा दिए, ये सॉन्ग है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉन्ग गाया था। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले गरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। अब तीसरा भाग आ जाता है। दोपहर रात गई है, यानी दोपहर रात बीत गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि बोधा सिंह कितने बिस्कुटों के टिन पर सो रहा है। तो बोधा सिंह 3 बिस्कुटों के 3 टिन पर सो रहा है। लैना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। यह कथन किसका है? बोधा सिंह का। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर रहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा सिंह बोला, सच कहते हो? हाँ। लैना सिंह बोला, हाँ नहीं तो झूठ क्या। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खुद खाकी कोट और जिन का कुर्ता पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। तो देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि लैना सिंह ने बोधा सिंह को अपनी जर्सी उतार दी। लैना सिंह ने बोधा सिंह को अपनी जर्सी उतार कर दे दी और खुद क्या पहनकर पहरा दे रहा था। तो खाकी कोट और जिन का कुर्ता। याद रखिए, खाकी कोट और जिन का कुर्ता। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि खाई की तरफ से क्या आवाज आई। तो खाई की तरफ से क्या आवाज आई? सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। तो बताइए, जर्मन खाई किस दिशा में है? जर्मन खाई किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले
उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगरेट के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और क्या करने लगे। तो क्या करने लगे, सिगरेट पीने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। 10 मिनट बाद लेफ्टिनेंट साहब ने किसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम भी लो, तुम भी पियो। तो किसकी ओर, लैना सिंह की ओर। क्वेश्चन बन जाता है, क्या पीने को कहा, सिगरेट। आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया और मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरेट की उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कैसे आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। तो देखिए क्वेश्चन बनता है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। ये किसने सोचा, ये मन ही मन में किसने सोचा, तो लैना सिंह ने सोचा। साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। ये कथन किसके लिए है, लेफ्टिनेंट साहब के लिए है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्षों से लैना सिंह के रेजिमेंट में थे, 5 वर्ष से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं क्या। नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ है। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। तो लैना सिंह ने कहाँ पर शिकार करने की बात लेफ्टिनेंट साहब से कही थी, तो जगाधरी गांव, जगाधरी गांव। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे। यहाँ खोते का क्या अर्थ है, तो खोते का अर्थ है यहाँ पे गधा। और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। खानसामा का मतलब है एक प्रकार से खुशामदी करने वाला, यानी एक प्रकार से पहरेदारी करने वाला, और उसका नाम था अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला है वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया था। तो मंदिर में जल चढ़ाने कौन गया था, अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। बेशक पाजी कहीं का, पाजी का मतलब भी गधा ही होता है। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। तो क्या किस जानवर का उल्लेख किया गया है, उसने कहा था कहानी में किस जानवर का उल्लेख आया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नीलगाय का उल्लेख आया है। शिकार के दौरान किस जानवर का उल्लेख आया है, तो शिकार के दौरान नीलगाय का उल्लेख आया है। शिकार करना किसके गए थे, नीलगाय का। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न। तो किस जगह शिकार करने गए थे, शिमला, शिमला गए थे शिकार करने। शिमला के जगाधरी गांव में गए थे। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया।
ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तो लप्टन साहब ने नील गाय के सींग कितने फीट के बताए, कितने इंच के बताए? तो लप्टन साहब ने नील गाय के सींग कितने फुट के बताए? तो 2 फुट 4 इंच के। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, DSLR ले आता हूँ, कहकर लैला सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। तो लैला सिंह अंधेरे में खंदक में किससे टकराया था? वजीरा सिंह से टकराया था। वजीरा सिंह से खंदक में कौन टकराया था? तो लहना सिंह टकराया था। आगे क्वेश्चन देखिए। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है, जरा आंख तो लगने देते। तो ये क्वेश्चन किसका है? क्या कयामत आ गई है, जरा आंख तो लगने देते। ये वजीरा सिंह का कथन है। अब भाग 4 आ जाता है। अब भाग 4 आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि लप्टन साहब वजीरा सिंह से किस बाग में मिले थे? तो बाग 3 में मिले थे। अब देखिए भाग 4 आ गया है। होश में आओ, कयामत आई है, लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। ये कथन किसका है? लैना सिंह का ये कथन है। तो वजीरा सिंह बोलते हैं क्या? लप्टन साहब, तो लैना सिंह कहता है, अबे लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बात की है। सूबेदार जी ने तो मुंह नहीं देखा, तो लेकिन मैंने तो देखा है। सूबेदार यानी होरा का पति। सोहरा साहब उर्दू बोलता है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब वजीरा सिंह कहते हैं तो अब क्या करें? अब मारे गए हैं, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों की निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। 8 नहीं 10 लाख। हाँ तो देखिए, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। ये कथन किसका है कि पर तुम यहाँ तो 8 ही हो? तो ये वजीरा सिंह का कथन है। तो लहना सिंह कहता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। फिर वजीरा सिंह कहता है तो फिर चले जाओ, होता है तो। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले। तो लप्टन साहब ने कितने गोले निकाले? 3 गोले निकाले। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा था। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान करते मारा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि लैना सिंह ने साहब के किस हिस्से पर बंदूक उठाकर मारी? ऑप्शन ए कोहनी, ऑप्शन बी कैंधा, ऑप्शन सी घुटना, और ऑप्शन द सिर। तो मुझे पता आप सिर करके आओगे। तो कोहनी पर दे मारी, इसलिए कहानी को बहुत विस्तार से पढ़ना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्या गिर पड़ी थी? दिया सिलाई गिर पड़ी थी, ये याद रखना।
धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। लहना सिंह ने एक कुंदा सांप की गर्दन पर मारा। सांप आंख मीन गोट चलते हुए चित हो गए। प्रश्न बनता है कहाँ पर मारा? कोहनी पर, कंधे पर, टकने घुटने पर, सिर में तो कोहनी पर। और कोहनी नाम ना आई तो गर्दन नाम आएगा। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। तो लहना सिंह ने सांप को घसीट कर कहाँ पर लिटाया? खंदक में, सिगड़ी में, तो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। तो जब लहना सिंह ने लपटन साहब की तलाशी ली तो उसके जेब से क्या निकली? ऑप्शन ए 3-4 लिफाफे और डायरी, ऑप्शन ब बंदूक, ऑप्शन स 3-4 डायरी, 3-4 लिफाफे और डायरी के साथ बंदूक, और ऑप्शन ड बारूद वाला गोला। तो क्या निकला? 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। सांप की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाही होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर सोते हैं। पर खोते का मतलब गधे पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लैना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हो। यानी लपटन ने जेब में हाथ डाल रखे थे ताकि वो वक्त आने पर लहना सिंह पर गोली चला सके। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। मांझे का लहने का मतलब है कि लहना सिंह मांझे में रहता था, लड़की मगरे में रहती थी। उसे चकमा देने के 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। तो लहना सिंह के गांव कौन आया था? तुर्की मौलवी गांव आया था। ये क्वेश्चन बन जाता है। तुर्की मौलवी क्यों गांव आया था? ताबीज बांटने और दवाई देने। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ए ताबीज बांटने, ऑप्शन बी दवाई देने, ऑप्शन से दवाई देने और ताबीज बांटने, ऑप्शन डी झाड़ फूक करने। तो ऑप्शन आएगा से ताबीज बांटने और दवाई देने। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। तो जो तुर्की मौलवी आया था वो मंजा बिछाकर क्या करता था? तुर्की जो मौलवी आया था लहना सिंह के गांव मांझे में आया था, तो वह क्या करता रहता था? ऑप्शन ए सोता रहता था, ऑप्शन बी झाड़ फूक करता रहता था, ऑप्शन से सोता रहता था, ऑप्शन डी हुक्का पीता रहता था। तो हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। प्रश्न बन जाता है कि कौन हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी? तो ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी वाले पंडित। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पहलू राम भी डर गया था। तो डाक बाबू कौन था? लहना सिंह के गांव के डाक बाबू का क्या नाम था? पहलू राम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी
और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो लैला सिंह ने उसे मौलवी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकाल दिया। तो ये बता रहा है लैला सिंह लेफ्टिनेंट साहब को। इतने में क्या होता है, इतने में लेफ्टिनेंट साहब अपने जेब से पिस्तौल निकालते हैं और लैला सिंह की जाग में गोली मार देते हैं। तो प्रश्न बनता है कि लैला सिंह की कितनी गोलियां लगी थी। लैला सिंह की 2 गोलियां लगी थी। एक लैला सिंह की गोलियां कहाँ कहाँ लगी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो लैला सिंह की एक गोली लगी थी जांग में और एक गोली लगी थी पसली में। ऑप्शन ऐसे आएगा, जांग में, पसली में, जांग में, हाथ में, पसली में, इस तरह से। इधर लैला की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल की रिहा कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बौद्धा चिल्लाया, क्या है? लैला सिंह ने उसे ये कहकर सुलह दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। तो लैला सिंह ने किसे कहा कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था और मार दिया? ये बौद्धा सिंह से कहा था लैला सिंह ने, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैला ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन खाई में घुस पड़े थे? कितने जर्मन थे? तो जर्मन कितने थे? 70 जर्मन थे। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। कितने जर्मन? 70 जर्मन। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले घाव को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैला सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दों भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु जी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में पट गए, यानी बीच में आ गए, यानी 2-2 हिस्सों में बंट गए जर्मन वाले। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैला सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखाती फौज आई। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दे खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या खेत रहे थे या करा रहे थे। तो कितने जर्मन खेत रहे थे या कहरा रहे थे? तो 63 7 भाग गई उनमें से। सिखों में 15 के प्राण निकल गए। सिखों में तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने सिखों के प्राण, उसने कहा था कहानी में कितने सिखों के प्राण निकल गए थे? तो 15 सिखों के प्राण निकल गए थे। और टोटल देखा जाए तो वैसे लैला सिंह भी आखिर में मर गया था। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार हजारा सिंह के कंधे में दाहिने कंधे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सूबेदार हजारा सिंह के किस भाग में गोली लगी थी? ऑप्शन ए बाहिना कंधे में, बाया कंधे में, ऑप्शन ब दाहिने कंधे में, ऑप्शन स पसली में, ऑप्शन द टांग पर। तो दाहिने कंधे में गोली लगी थी। लैला सिंह की पसली में, अब लैला सिंह की पसली में भी एक गोली लग गई। उसने घाव को खंदे की गिल्ली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का सापा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लैला सिंह को दूसरा घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो पदेशाचारी कहलाती। तो उसने कहा था कहानी में किस लेखक का जिक्र आया था? तो बाण भट्ट का जिक्र आया था। वजीरा सिंह कह रहा था
कि कैसे मन बन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। वो कह रहे थे कि तो न होता तो आज सब मारे जाते। तो ये किससे कहा कि अगर तुम नहीं होते तो आज सब मारे जाते। तो ये हजारा सिंह ने लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा था। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी में कितने डॉक्टर आए थे। तो 2 डॉक्टर पहुँचे थे वहाँ पे, जो कोई 2.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ आई थी। 2 गाड़ियाँ आई थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने डॉक्टर आए थे। 2 डॉक्टर लेने आए थे। सूबेदार ने हजारा सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बौद्धा सिंह जबर में बरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बौद्धा की कसम है और सूबेदार नीचे की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, न गई तो। और तुम, हजारा सिंह ने कहा, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखती नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास में ही है। अच्छा, फिर हजारा सिंह कहते हैं, अच्छा, पर बौद्धा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार नहीं हो रहा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बौद्धा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा क्या, साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तो ही कह देना। उसने बहुत ही इमोशनल कहानी है, आगे पढ़ते। उसने क्या कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कब्रबंद खोल दे। तो बताइए लहना सिंह किसके लहना सिंह के पास कौन था जब लहना सिंह आखिरी पल में लहना सिंह के पास कौन था, यानी लहना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था। तो वजीरा सिंह की। किसको कह रहा था पानी पिला दे, तो वजीरा सिंह को कह रहा था। अब भाग लास्ट 5 आ जाता है। ये 3 भाग तो थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 भाग तो युद्ध से संबंधित थे। इसमें लड़ाई चल रही थी, लेफ्टिनेंट साहब से बहस वगैरह हो रही थी। अब 5वां भाग देखिए, बीती हुई बातों का वह दृश्य अब सामने आ जाता है, यानी इस कहानी में फ्लैशबैक सामने आता है। तो ये कहानी किस पर आधारित है, ये कहानी फ्लैशबैक पर आधारित। फ्लैशबैक का मतलब है कि शुरू में जो घटनाएं हुई थी, जो बातें हुई थी, वहीं लास्ट में दोहरा देना, वो फ्लैशबैक होता है। जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, कभी कुछ फिल्मों में भी होता है कि शुरू की बातें लास्ट में दिखा देते हैं, एक बार दोहरा देते हैं, वही है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसी को ही कहते हैं फ्लैशबैक। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में यहाँ मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। तो लहना सिंह की आयु कितनी थी। लहना सिंह जब अमृतसर में आया था तो लहना सिंह की आयु कितनी थी। लहना सिंह की आयु 12 वर्ष थी और लड़की की आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने पूछ ही लिया तो बोलती है हाँ हो गई, देखता नहीं ये रेशम वाला सालू। वजीरा
पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत जाते हैं। अब बताइए जो उसने कहा था कहानी, उसमें कितने वर्ष बाद जमींदार के रूप में लैला सिंह को कहानी में दर्शाया जाता है? तो 25 साल बाद। अब लैला सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो लैला सिंह किस राइफल में जमादार है? 77वीं राइफल्स में जमादार है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। तो लैला सिंह कितने दिन की छुट्टी लेकर घर गया था? 7 दिन की छुट्टी लेकर घर गया था। लैला सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर यानी अपने गांव क्यों गया था? क्यों गया था? माजा में रहता था लैला सिंह। तो माजा क्यों गया था? मुकदमे की पैरवी करने, जमीन के मुकदमे की पैरवी करने। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। लाम का मतलब है युद्ध स्थल। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाग पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर आना। हजारा सिंह बोलते हैं कि लौटते हुए हमारे घर आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेडे में से निकल कर आया और बोला, लैला सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना का आशीष सुनी। लैला सिंह चुपचाप अंदर चला गया। तो फिर सूबेदार ने होरा बोलती है, मुझे पहचाना नहीं? तेरी कोडमाई हो गई क्या? दत्त कल हो गई, देखती नहीं? रेशमी बोंटों वाला सालू अमृतसर में, याद आया कुछ? भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिरा, उसने कहा। सौपन चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो बाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया लपटन क्यों न बना दी। मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। घगरिया कहानी क्यों सुनाएगा? घगरिया पलटन से क्या तात्पर्य है? तो घगरिया पलटन से तात्पर्य यहाँ पे महिलाओं का एक पलटन है। फौज में भर्ती हुई, उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। क्वेश्चन आएगा, उसने कहा था मैं सूबेदारनी होरा के कितने पुत्र थे? तो कितने पुत्र हुए थे? तो 5 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र मर गए थे? 4 पुत्र मर गए थे। अब एक बोधा सिंह ही बचा था। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे बाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो लैला सिंह ने सूबेदारनी होरा को किससे बचाया था? तांगे वाले से बचाया था। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैला भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। ओबरी का मतलब है मतलब अंदर चली गई, मकान के अंदर। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। लैला का सिर अपनी गोद में लेटाए हुए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह?
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। हाड़ का मतलब है ऋतु। अब की ऋतु में ये आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने ये आम का पेड़ लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप कर रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर स्वतंत्र सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। तो बताइए लैना सिंह मरा था, इसकी खबर किस में आई थी? 68वीं सूची में आई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? फ्रांस और बेल्जियम के मध्य युद्ध हुआ था। बेल्जियम ना आए तो अब जर्मनी कर देना, क्योंकि जर्मनी के ही वो लोग थे। तो फ्रांस और जर्मनी कर देना ऑप्शन आए तो, और जर्मनी नहीं आए तो फ्रांस और बेल्जियम कर देना। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे पूरी होती है। धन्यवाद। और जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते थे वो देखे हमने। धन्यवाद।